थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्पीच पर वोट ऑफ थैंक्स की डिबेट में खड़ा हुआ हूं। 3 दिन से ये डिबेट चल रही है और हर प्रकार की डिस्कशन हमारे सामने आई। मैक्सिमम ऑनरेबल मेंबर्स ने अपनी भावनाएं यहां पे प्रकट की। एक ऐसा पवित्र ऑगस्ट हाउस है जहां पे जम्मू कश्मीर की अवाम की भावनाओं को प्रकट किया जा सकता है। ये ठीक है, विचार अलग अलग है, विचारों की लड़ाई है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज पे हमें आपस में इत्तेफाक भी है, विशेषकर डेवलपमेंट को लेके, जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेके। मैं अगर एक शेर से ऑनरेबल एलजी साहब के इस स्पीच को देखूं तो मैं कहना चाहूंगा, हमारी नजर ने तुम्हें है हुस्न बख्शा, हमारी नजर ने तुम्हें है हुस्न बख्शा, ये हमने दिया है तुम्हारा नहीं है। मेरे कहने का ये तात्पर्य है, मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने इन 5, 7, 10 सालों में जो तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सवालात खड़े किए। मैं कोई बहुत पीछे कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन जब भी हम आज कहीं सड़कों पे चलते हैं तो एक विजिबल चेंज हमें दिखती है जिसे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। आज हम हाईवेज देख रहे हैं, आज हम रिंग रोड्स देख रहे हैं, आज हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगर मैं 2-4 सालों की बात करूं, लगभग 2-2.5 हजार रोड बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं थोड़ी सी जानकारी इस हाउस में रखना चाहूंगा। अभी 13 जनवरी को सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। सोनमर्ग टनल जो मुझे लगता है कि एक खित्ते को कनेक्ट करता है, कितने लोगों की अपेक्षाएं उस टनल से जुड़ी थी और कितनी स्पीड से उसको बनाया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट की और यहां के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की। जम्मू और श्रीनगर में 2 रिंग रोड बन रहे हैं। इसकी बुनियाद किसी और ने नहीं डाली, इसी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने डाली और आज ये कंप्लीशन पे है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, उनका विजन है। आज हम देखें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे हमने सुना था, मथुरा एक्सप्रेसवे हमने सुना था, मुंबई एक्सप्रेसवे हमने सुना था, लेकिन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जिसको आज हम खुद देख रहे हैं, छोटी बात नहीं है ये। बनिहाल बारामूला रेल लाइन तो संगलदान तक तो पहुंच गई, बहुत जल्दी हम जम्मू तक इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक सपना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इन दोनों खित्तों को जुड़ाने का, रेल लाइन से पूरे मुल्क के साथ जुड़ाने का, और इस स्वप्न को आज पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। आजादी के बाद गुरेज वैली और मच्छिल में, गुरेजी साहब पता नहीं कहां गए, ग्रिड से इनको बिजली नहीं थी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की देन है मच्छिल जैसे दूरदराज क्षेत्र में और गुरेज वैली में आज ग्रिड के द्वारा बिजली पहुंची है। ये इसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है सर। 2019 तक
जो जम्मू कश्मीर सिर्फ 5 मेगावाट सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पैदा करता था, आज इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी जी की देन से 55 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हमारे पास 2 एम्स हैं, एक जम्मू में, एक कश्मीर में है, नरेंद्र मोदी जी की देन। आज हमारे पास IIT है। IIT हम सुनते थे, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, आज यहाँ पे आपके पास IIT, ये कहाँ से आया? हवा से तो नहीं आया। IIM हमारे पास, ये कहाँ से आया? हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी, हम MBBS सीट्स को नहीं बढ़ा पाते थे, और इस दौरान जो ये टेन्योर रहा नरेंद्र मोदी जी और LG साहब का प्रशासन का, 800 सीट्स हमने MBBS की बढ़ाई, 151 PG की सीट्स नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहां पे दी गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 15 लाख हम दिल पे हाथ रखें। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम रहते हैं, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा व्यक्ति रह गया है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड नहीं बना है? 5 लाख रुपया आज आपको सेहत के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया जाता है। अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर है तो 15 लाख की जगह आपके घर में 25 लाख आ रहा है, और जिस घर में 8 मेंबर है वहां पे 40 लाख आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, इस LG प्रशासन की देन है। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम इंदिरा आवास योजना के तहत घर देते थे, एक पंचायत में 2-3 घर आते थे, आज लाखों घर। और जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं, उसके लिए भी 5 मरला जमीन फराहम की। कोई छोटी बात है? बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी देन नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात, जिस पंचायत राज के लिए जम्मू कश्मीर की आम जनता तरसती थी, वेट कर रही थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2017 के लाल किले के भाषण में कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायत सिस्टम एस्टेब्लिश करूंगा। अभी जो ये ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है कि इनको DDC मेंबर वहां से चुना गया, वरना ये वहीं गांव में ही होते। ये 3 टियर सिस्टम भी एस्टेब्लिश करने की देन नरेंद्र मोदी जी की है। मोदी जी के नेतृत्व में आज वेस्ट पॉक रेफ्यूजीज को, POJKs को, वाल्मीकिस को, गुजर बकरवाल को दर्जा मिला है, रिजर्वेशन मिली है। मुझे बताइए, पहली बार ये असेंबली गुजर बकरवाल समुदाय के 9 MLA यहाँ पे देख रही है। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की देन है। खामोश मैं कहना चाहूंगा मैं ऐसे कई अचीवमेंट्स यहाँ पे गिना सकता हूँ जो नरेंद्र मोदी जी की देन है। अगर आज आप देखें, एजाज जान साहब, अभी CM साहब ने बोलना, अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे, हम भी इंटरप्ट करना जानते हैं, ऐसा नहीं समझे। इतना अच्छा ये हाउस चल रहा है, एक व्यक्ति तो ये है ही, इसको करार दे दो। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप तो रूलिंग में हो, आप ऐसा नहीं करो। बोलिए। ऐसी कई मैं अचीवमेंट्स गिना सकता हूं, और सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर में एक ट्रांसपेरेंसी आई है। जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए हैं। हमने जम्मू कश्मीर की सरकार में भी देखा है, यहाँ पे नौकरियां बेची जाती थी, यहाँ पे जंगल बेचे जाते थे, यहाँ पे ठेके बेचे जाते थे, जिसको मर्जी जो नौकरी दे दो, सीक्रेट डब्बी के पन्ने पे नौकरी लिख के दे देते थे। आज रिफॉर्म्स आए हैं, आज नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, आज आपको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं मिलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एस्टैब्लिश हुए हैं। आज आपको एक छोटा सा काम भी करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको लेना पड़ता है। ये सारे रिफॉर्म्स तब हुए जब यहाँ पे यूटी बनी, जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का विजन एस्टैब्लिश हुआ। मेरे बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे 370 को लेके बहुत बातें की।
बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं, मैं आदर भी करता हूं, रिस्पेक्ट भी है, मुझसे ज्यादा उनको नॉलेज है, अनुभव है, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, भारत एक सेकुलर स्टेट है, एक सेकुलर कंट्री है। मुझे बताइए, एक सेकुलर टेरिटरी में एक और स्टेट का निर्माण कैसे हो सकता है? और जिस स्टेट का आइडिया टू नेशन थ्योरी की एक्सटेंशन हो, अजीब तमाशा है। पूरी 562 रियासतों का विलय हुआ, कहीं पे भी इस प्रकार की आपको कंसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए हम भारत के संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब पूरे देश में संविधान इंप्लीमेंट हुआ, एक्सेप्ट किया, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करेंगे? ये जन्म देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना जो होती है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि स्टेट विद इन स्टेट नहीं होती है, और इसको हमने स्पेशल स्टेटस माना। क्या था स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस आप मांगे, आप पैकेज को ही मांगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मांगे, आप एम्प्लॉयमेंट को ही मांगे, नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए। क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग? भाई, ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी के तहत भारत का डिवीजन किया, 2 हिस्से किए, पाकिस्तान ऑलरेडी बन गया है, लेकिन भारत एक सेकुलर स्टेट है। यहां का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान पर लागू होता है जो इस भारत में रहता है। लेकिन चूंकि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए, मुझे झंडा अलग चाहिए, मुझे प्रधान अलग चाहिए। किस लिए? ऑलरेडी भारत का विभाजन हुआ है। तो मुझे लगता है 370 जो कांग्रेस की देन थी, जो कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी थी, इसको खत्म होते होते बेशक 70 साल लगे, लेकिन नाउ इट इज क्लोज्ड चैप्टर, इट इज नाउ हिस्ट्री। ये दोबारा कभी आएगा नहीं। मैं कहता हूं, अब कोई भी पार्टी आए, अब भारत के संविधान के मूल भावना को वो ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, अहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा। ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था। जब तक आपने भारत के संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया, तब तक एक टेम्परेरी प्रोविजन था। बहुत यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो ज्यादा समझते हैं। बड़ी कोशिश हुई, पार्लियामेंट में भी कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश हुई, पार्लियामेंट ने भी इसे सेटल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच ने भी इसे सेटल कर दिया। अब मुझे बताइए, हमारा कौन सा इख्तियार नया है इस असेंबली में, जिसमें हमें लोगों के इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए था, यहाँ की समस्याओं को डिस्कस करना चाहिए था। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस असेंबली का दायरे इख्तियार हमें समझना चाहिए। हम पार्लियामेंट को यहां से आंखें नहीं दिखाते हैं। पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो स्टेट को 2 स्टेट्स बना सकते हैं, 2 स्टेट्स की 1 स्टेट बना सकते हैं। यदि हमें इतना ही जोश है, हम जाएं पार्लियामेंट में, अक्सरियत जमा करें, वहां पे डिस्कस करें। नहीं, यहां पे डिस्कस करेंगे क्यों? क्योंकि वो जो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी थी, उसको जिंदा रखना चाहते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता ने इसको रिजेक्ट किया है, ये दोबारा यहां पे होगी नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये बात आप देश में गए 200 को सीटें ले लिया आपने। ऑनरेबल स्पीकर सर, और महाराजा जिन्होंने इस स्टेट को अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उस महाराजा का अपमान लगातार हुआ और आज तक होता रहा है। मुझे इस हाउस के बैठे बहुत बड़े बड़े लीडर्स पे भी बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि राइट फ्रॉम 1927 से लेके 31 से लेके 47 से लेके 1949 से लेके महाराजा का अपमान होता रहा। कब तक करोगे? आज जिस स्टेट में आप हो, ये महाराजा की देन है, और यहां से आप अपमान करते जाओगे। मैं कहना चाहूंगा 1931 में यंग मुस्लिम एसोसिएशन का सहारा लेकर लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काया, अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, महाराजा के कैरेक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की गई। इस प्रकार की तब की अफवाहें फैलाने जाने लगी, और ये सारा
ब्रिटिश ऑफिशियल्स के इशारे पे होता रहा, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बात आती है, यहां मैंने कल कहा मार्टियर्स डे पर आप लोगों ने बहुत शोर हल्ला किया। मैंने उन लोगों की बात की जिन लोगों ने महाराजगंज में कश्मीरी पंडितों की दुकानें जलाई, जिन लोगों ने सफा कदल में, नवा कदल में, विचार मंच में वहां पे कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। मैं यहां पे कोट करना चाहूंगा प्रेमनाथ बजाज, जो स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला साहब के बड़े नजदीकी थे, उनकी बुक में ये लिखा गया है। आप उसको भी छोड़िए, बरजोर दलाल की रिपोर्ट लाइए सामने, वो तो हमने तैयार नहीं किया था, वो क्या कहते हैं। और टेस्टिमोनी किनकी हुई है तब, जिनका बिस्को स्कूल है उनकी टेस्टिमोनी है, उनके रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड है वहां पे, तो वो क्या कहते हैं। फिर भी हम इस कहानी को, इस हिस्ट्री को जुटलाएंगे, ये कम से कम इस डोगरा स्टेट के लोग कबूल नहीं करेंगे। जहां तक बात आती है, नहीं अभी तो मैं उठा हूं, टाइम आप एक्सीड कर रहे हैं ना, करिए थोड़ा सा करिए, मेरे लिए भी करिए। हमने 2 बार एक्सटेंड किया शेर साहब की स्पीच, 2 बार, और अब भी कुछ लोग यहां पे पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करते हैं, बड़े सीनियर लोग, मुझे नहीं समझ आता उन्हें मिलता क्या है। क्या ये डोमेन है इस असेंबली का? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एग्जिस्ट नहीं करती है हिंदुस्तान में? हम उनसे ज्यादा तेज हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा कोई अथॉरिटी बैठी हुई है। हर वक्त सुबह उठे पाकिस्तान से बातचीत करो, भाई उनको पता है कब पाकिस्तान से बातचीत करनी है, और वक्त आने पे बार बार की भी है। खुद पिछले सेशन में ऑनरेबल सीएम साहब ने वहां पे माना था, क्योंकि ये भी तब पार्टनर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के, और खुशकिस्मती ये थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स में शायद एमओएस ये भी थे। कम कोशिशें हुई क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद गए, लेकिन मुझे उस दिन जवाब नहीं दे पाया। मैं आज ऑनरेबल सीएम साहब को विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे थे तब की बीजेपी और अब की बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी विचार से चलती है, ये व्यक्ति से नहीं चलती है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का लक्ष्य था वही नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पिता की भूमिका में थे और ये पुत्र की भूमिका में है। इसलिए ऑनरेबल सीएम साहब, हमें उस वक्त भी वही निशाना था जो नरेंद्र मोदी जी का था, और आज से 3 पीढ़ियों बाद भी वही निशाना होगा। हमने इस देश को, हमने इस राष्ट्र को सर्वप्रथम माना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी माना और मोदी जी ने माना। लेकिन शायद सीएम साहब इसलिए जस्टिफाई कर रहे थे, कश्मीर में होड़ लगी हुई है, पीडीपी का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होकर ये एनसी वाला बीजेपी के साथ मिला है, एनसी वाला बाजू फोल्ड करके ये पीडीपी वाला बीजेपी से मिला है, सजाद साहब बीजेपी से मिला है। आज पूरे कश्मीर की पॉलिटिक्स बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये लाजमी है सीएम साहब को तो धोना था। नहीं, तब की बीजेपी जब मैं था वो अलग थी, आज की बीजेपी अलग है। नहीं, बीजेपी वही है। बीजेपी एक विचार से चलती है, विचार से बनी हुई एक पार्टी है। ज्यादा देर नहीं चलेगी, चलिए आजमा लीजिए। आपका केजरीवाल तो झाड़ू लेके चला गया, आप भी नहीं दिखोगे। केजरीवाल तो चला गया। मैं कहना चाहता हूं, मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। सर यहाँ पे पीएसए की बात आई, हमारी बहन ऑनरेबल मेंबर शमीमा जी पीएसए लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? किसने लगाया? 1978 में किसने पीएसए लाया था? आप जरा सईद अली शाह गिलानी जो इस हाउस के मेंबर रहे हैं उसकी बुक पढ़ें, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। उसकी ऑटोबायोग्राफी जो गुल्लर किनारे उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा कि नहीं, शेख साहब ने उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, उन्होंने उस बुक में, अरे बैठिए आप, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि जेल जाने से पहले या जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने यहाँ के लोगों को पूरा भड़काया, तैयार करने के बाद पूरा इंटरनेशनल एक माहौल बनाया। लेकिन जो ही बाद में कंप्रोमाइज हुआ, जो ही बाद में एग्रीमेंट हुआ, तो शेख साहब ने उन्हीं पे पीएसए लगाया। सईद अली शाह गिलानी पे पीएसए लगाया, बीजेपी ने लगाया, मोदी जी ने लगाया, नरेंद्र मोदी ने लगाया? नहीं,
अगर आज हम पीएसए लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि कोई सिविलियन किलिंग ना हो। आप अपना रिकॉर्ड निकालें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना, जब वो दौरे हुकूमत में रहे रिकॉर्ड निकालें, हम भी खड़े होते हैं पब्लिक के सामने। आपने कितनी सिविलियन किलिंग कराई और आज हमारे दौर में कितनी सिविलियन किलिंग हुई, और जो एक दो हुई उसके लिए हमारे नेतृत्व ने माफी मांगी। किसी कीमत पे भी सिविलियन नहीं किलिंग होने नहीं देंगे। कश्मीर के एक शरीफ आम इंसान को हम कोई हताहत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। नरेंद्र मोदी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। नो टाइम। मैं एक बात इस पूरे हाउस को कहना चाहता हूं। साथियों, जितने भी यहाँ पे पीएसए की बात करने वाले हो, आप केवल उन 200-400 लोग जो पीएसए में हैं उनकी बात करते हो। हम तो 70 लाख पॉपुलेशन की बात करते हैं। जो वो 400-500 लोग प्रॉब्लम करते हैं, उन 70 लाख लोगों को आम सामान्य जीवन जीने के लिए रोज पत्थरबाजी से, गोली से, हड़ताल से, कैलेंडर से, अलगाववाद से, अगर आप उन 300-400 लोगों को ठिकाने नहीं लगाओगे तो 70 लाख कश्मीर के लोगों को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती साहिबा, अरे बैठ जाओ नीचे, अपने भाई को देखो। मैं बताना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी, जब 2016 की किलिंग्स शुरू हुई, हम उनकी सरकार के पार्ट थे। हमने जाके उन्हें बताया कि अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर को बचाना है तो आपको इस वक्त फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। आपने इस वक्त 100 से 150 लोगों को जेल डालना होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं डाल सकती, मुझे हुर्रियत नाराज हो जाएगी, मुझे जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी। और नतीजा ये रहा, 125 किलिंग्स हुई। 125 किलिंग्स के लिए 125 किलिंग्स महबूबा मुफ्ती साहिबा को मंजूर थी, लेकिन 150 लोगों पर भी ऐसे लगे। साहब की सरकार चली 2010 में, अगर इन्होंने भी ऐसे मिसक्रेंट्स को, ऐसे अनासीर को अगर जेल में डाला होता तो कम से कम 110 लोगों की किलिंग नहीं हुई होती। थैंक यू। आप तशरीफ रखिए शर्मा जी, आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ हो गया बाबू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने महाराजा के विरुद्ध डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका हमें पूरा अफसोस है। और हम इस हाउस में ऐसे शब्द की निंदा करते हैं जिस महाराजा के लिए, मुझे पता है आपको इन्होंने भेजा है। आप कंक्लूड करें। बस कंक्लूड करें आप शर्मा जी। इट इज टू मच नाउ मिस्टर शर्मा। सुनील जी, आप तशरीफ रखिए। यहाँ पे कहा गया, एक लास्ट सवाल, मीर सैफुल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, कुर्बानियां सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने दी। मीर सैफुल्लाह साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, 1953 से लेके जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तिरंगे को नहीं लगाने दिया, तब प्रजा परिषद के लोग तिरंगा लेके निकले और आपकी फौज ने उन पे गोलियां चलाई, 18 लोगों को शहीद किया। और आज आप कहते हैं कि हमारे वर्कर नहीं। हम तो यहाँ पे शगुन परिहार जी, जो हमारी विधायिका है, इनके घर में देखे, इनके पिताजी, इनके चाचा जी का कत्ल हुआ, शहीद किया गया। मैं गिनाऊंगा यहाँ पे सतीश भंडारी को शहीद किया गया, संतोष ठाकुर को शहीद किया गया, रुचर कुमार को शहीद किया गया, अनेकों ऐसे गिना सकता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर की पहली शहादत टीकालाल टपलू की है, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार लेके कश्मीर में था, इसलिए मारा गया, इसलिए उसको शहीद किया गया, इस पे गोलियां उन पे चलाई गई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का विचार लेके वहां पे खड़े थे। बस आप प्लीज कंक्लूड नाउ, प्लीज कंक्लूड। इट इज टू मच नाउ। यूज किया है महाराजा के प्रति, आपको अपॉलॉजी लेनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि पूरा डोगरा समाज, पूरा जम्मू का समाज इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ। अब चले
स्पीकर साहब दो बातें मैं कहना चाहूंगा। वैसे भी आपको हमारी पार्टी से बैर है, इसमें आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ इस तरफ देखेंगे नहीं। मुझसे वैसे ही कोई पर्सनल आपको दुश्मनी है जो आपको टाइम की मुझे किल्लत दिख रही है। अब लास्ट पे मैं एक शेर कहूंगा, हमारे शहर में कुछ लोग अब भी बाकी हैं, हमारे शहर में अब भी कुछ लोग बाकी है, नवाबी लुट गई लेकिन नफासत कम नहीं हुई। बहुत चले, थैंक यू।